हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कंपनीज़ क्या होती हैं, कंपनीज़ एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ का, इस नोट्स के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 470 सेक्शंस होते हैं और 7 शेड्यूल्स होते हैं। और जो पूरा हमारा कंपनीज एक्ट है वो 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इट कंटेन्स 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। द एंटायर कंपनीज एक्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 29 चैप्टर्स। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं चलिए। जैसे कि मैंने दे रखा है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। प्रोविजंस यानी कि हमारे जो कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे को छोटी छोटी बातें बता रखी हैं कि इसमें ऐसा होता है, तो ये प्रोविजंस वो होते हैं। तो वो प्रोविज़न कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। पहला दे रखा है, जैसे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वो कंपनीज जो हमारे इस कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या इससे पहले कोई कंपनी एक्ट था उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनके ऊपर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमारे एक अलग एक्ट से रजिस्टर्ड है। यानी कि इसका एक एक्ट है अपना, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1930 और या IRDA एक्ट 1999 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द said acts are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1930 और IRDA Act 1999। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एक्ट जो हमारा है उसके अंदर अगर हमारे को कोई चीज़ें दे रखी हैं और कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, तो जहाँ जहाँ की चीज़ें हमें नहीं दे रखी हैं, जो जो चीज़ें पॉइंट के बारे में हमें नहीं बता रखा है उस एक्ट के अंदर, तो उस जगह पर हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। सेम चीज़ आप नीचे पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, नो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द कंपनीज एक्ट इन केस समथिंग अबाउट द दैट इज़ मेंशन इन द इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। यानी कि इंश्योरेंस एक्ट या फिर और IRDA एक्ट के अंदर अगर हमें दे रखा है, किसी चीज़ के बारे में बता रखा है, तो उस जगह पर हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बाकी हर जगह पर हमारा उस कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, और ऐसे ही बैंकिंग कंपनीज होती हैं, उनके लिए अलग एक्ट होता है, यानी कि बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949। ऐसे ही अगर वहाँ पर हमारे को कोई चीज़ उसके बारे में रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दे रखी है और हमें उस चीज़ से रिलेटेड कोई काम करना है, तो हम उसके हिसाब से हम कहाँ किससे चलेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी अदर कंपनीज गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। यानी कि इससे अलावा और जो स्पेशल एक्ट से इनकॉर्पोरेटेड हमारी कोई कंपनीज होती हैं, वो सारी कंपनीज। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। तो कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर हमारे को दे रखा है द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी, कि हमारी कंपनी का मीन्स होता क्या है। तो पढ़ते हैं चलिए। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अंडर दिस कंपनी के नीचे कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ के नीचे कंपनीज एक्ट 1956 और जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन 1844। यानी कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कंपनीज इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर इस कंपनी एक्ट से पहले जो कंपनियां रजिस्टर हुई थी किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर, यानी जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 और जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन 1854। तो जो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो कंपनीज की डेफिनेशन में आती हैं। चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो इसका शॉर्टकट है याद करने का, क्लैप्स। C स्टैंड फॉर कॉमन सील, L स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, A स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P स्टैंड फॉर परपेचुअल सिचुएशंस एंड S स्टैंड फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी।
तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हेन अ कंपनी इज़ रजिस्टर्ड इट इज़ क्लोथ विद अ लीगल पर्सनैलिटी, यानी कि जब भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको एक लीगल पर्सनैलिटी से क्लोथ किया जाता है, मतलब उसके कपड़े होते हैं अलग। तो हम कंपनी को और उसके मेंबर को अलग अलग डिफाइन करते हैं। इट्स एग्जिस्टेंट इज़ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि कंपनी और कंपनी के मेंबर की अलग अलग एग्जिस्टेंस होती है। अ कंपनी कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी, हैव अ बैंक अकाउंट, रेज लोन, इंकर लाइबिलिटीज़ एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मतलब क्या है कि कंपनी का अपने नाम से प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसका अपना बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो कहीं से लोन भी ले सकती है, उसकी लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट खुद भी कर सकती है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल पीपल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेम वैसे ही कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी एंड फॉर सच पर्पस दे विल बी ट्रीटेड एज अ आउटसाइडर, यानी कि जो कंपनी के अपने मेंबर होते हैं वो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उस पर्पस के लिए उन मेंबर्स को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो गाइस आपको समझ आया होगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। इसके लिए हमारा एक और पॉइंट भी है, अ मेंबर डज नॉट हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कि जो भी कंपनी के मेंबर होते हैं उनका कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमारा एक लीडिंग केस है, मकरा वर्सेस नॉर्थन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो आइए गाइस हम इस कंपनी के इस केस लॉ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केसेस, जैसे कि इसमें दे रखा है सारे पॉइंट्स वाइज मैंने आपको समरी बना के इस केस लॉ की दे रखी है। मकोरा was the holder of nearly all shares except one of the timber company। एक टिम्बर कंपनी थी, मकोरा उसका शेयर होल्डर था, उसके पास नियरली कंपनी के सारे शेयर थे एक्सेप्ट वन शेयर, मतलब उसके पास खाली वन शेयर नहीं था, बाकी उसके पास सारे शेयर थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का क्रेडिटर भी था। ठीक है, मकोरा इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। मकोरा ने क्या सोचा कि जो कंपनी का टिम्बर है, अब मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, मैं उसका ऑनर हूँ, तो मैं अपने नाम पर उसका टिम्बर इंश्योरेंस अपने नाम पर इंश्योरेंस करा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। तो उसने क्या किया, अपने नाम पर इंश्योर करवा लिया। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, बाद में क्या हुआ, जो टिम्बर था वो लॉस्ट हो गया फायर के अंदर। ठीक है, एम स्टैंड फॉर मकोरा। मकोरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन, मकोरा ने बाद में इंश्योरेंस कंपनसेशन क्लेम करता है, और उस केस के अंदर क्या होता है, ये हेल्ड होता है दैट द इंश्योरेंस कंपनी was not liable to pay him as no shareholder has any right to any item of the property owned by the company, यानी कि जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी है उस पर किसी शेयर होल्डर का किसी तरह का कोई राइट नहीं होता। फॉर ही हैज़ नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम, और उसका मकोरा का कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं होगा कंपनी के किसी भी तरह एसेट के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहाँ पर यही हेल्ड हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम नहीं देना पड़ेगा। चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। सेकंड फीचर है हमारा प्रीपेक्चुअल स्यूएशंस, यानी कि इसके अंदर क्या है कि ये बताता है, चलिए आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स वाइज, इससे हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, इवन अ हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट डिस्ट्रॉय कंपनी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बम भी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। मेंबर में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज़ ऑन टिल इट वाउंड अप, यानी कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहेगी। ठीक है, मेंबर जो होते हैं क्या होता है कि मर भी जाते हैं, चेंज भी होते रहते हैं, मतलब आज मैं मेंबर हूँ, कल आप मेंबर हैं, बट जो कंपनी है वो चलती रहेगी कब तक, जब तक वो वाउंड अप नहीं हो जाती ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। जो एक्ट के हिसाब से हमें स्पेसिफाइड बता रखा है कि इस तरीके से वाउंड अप होनी, जब तक उस तरीके से वाउंड अप नहीं किया जाता जब तक कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर्स ऑफ द कंपनी मे चेंज हैंड्स इन्फिनिटी बट इट डज़ नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर्स हैं वो हैंड टू हैंड चेंज होते रहते हैं, यानी कि आज मैं उनका शेयर होल्डर हूँ, कल आप उनके शेयर होल्डर होंगे, या कल
परसों कोई और होगा, बट उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। सिंस कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो किससे क्रिएट हुई है, लॉ ने उसको क्रिएट किया है, तो लॉ ही उसको ख़त्म कर सकता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर। इसकी एग्जिस्टेंस को किसी की डेथ से, उसके मेंबर की डेथ से, या इंसैनिटी आप जानते होंगे, पागलपन, उसके काम ना करने की क्षमता को इंसैनिटी कहते हैं, ना कर पाने की क्षमता को, तो उसके मेंबर के मरने से या उसके इंसेन हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। थर्ड हमारा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज़ डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द कंपनी ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर। सबसे पहले कि कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी, किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड, ठीक है। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी कंपनीज कैसे कैसे होता है। In case of limited liability company, the debts of the company is totally do not become the debts of the shareholder। यानी कि जब हमारी कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो उस केस के अंदर जो डेट्स कंपनी के होते हैं वो टोटली यानी कि सारे के सारे शेयर होल्डर के नहीं होते हैं। शेयर होल्डर उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल होते हैं जितने उनकी फेस वैल्यू, शेयर्स की फेस वैल्यू है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, आगे हम समझ पाएंगे अच्छे से। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैम। यहाँ दे रखा है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो उसके मेंबर है उनकी लाइबिलिटी कैसे होगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट, कहाँ तक लिमिटेड होगी, टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय दैम, जो उन्होंने शेयर ले रखे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू तक एक्सटेंट हो सकती है, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। ये कौन सी कंपनी का केस है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का केस। इन नो केस कैन द शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर। यानी कि हम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर कोई से भी केस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारा शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो हम 10 रुपये से एक्स्ट्रा पैसा उनके मंगाए। एज अ प्रीमियम हम मंगा सकते हैं बट उसके अलावा हम नहीं मंगा सकते, ठीक है। उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होते। हाउएवर इफ़ इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ अनलिमिटेड एज वेल। मतलब कि अगर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, तो मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का एक पॉइंट छूट गया था गाइस, वो बता देता हूँ। इट मीन्स अ लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। यानी कि अगर हमारा शेयर, यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि 10,000 हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, उनकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, बट पेड अप उन पे है 8 रुपये। वाइंडिंग अप के टाइम पर अगर हमारी कंपनी लिक्विडेशन में भी जा रही है तो कितनी लाइबिलिटी उनके पास बचेगी, 2 रुपये पर शेयर अब उन शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। और 10,000 शेयर्स हैं तो 20,000 उनसे मंगवाया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पर हमारी तीसरी कंपनी है कि जो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर्स आर लाइबल टू पे द एक्सटेंट अमाउंट गारंटेड बाय देम एंड टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। यहाँ पर लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी में क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं वो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि जब कंपनी के एसेट्स वगैरह कम हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं हमारी लिक्विडेशन यानी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, तो उनको एक लिमिटेड, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है कि वो लिक्विडेशन के टाइम पर प्रोवाइड देते हैं। पढ़ते हैं कि जो आगे पॉइंट दे रखा है उसको, उससे समझ आएगा। शेयर होल्डर एग्रीड टू पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी शेयर होल्डर एग्री होते हैं वाइंडिंग अप के टाइम पर अमाउंट, एक स्टिपुलेटेड अमाउंट पे ऑफ करने के लिए। इन केस एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट सफिशेंट, जब हमारी एसेट्स, कंपनी की एसेट्स सफिशेंट नहीं होती किस चीज़ के लिए, टू पे ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। तो गाइस मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। हम
चलिए गाइस, हम अपना चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एज सुन एज इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं क्योंकि इसका बर्थ नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होता है। ये किससे क्रिएट होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। इट इज़ अ लीगल और जुडिकल एज इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये लीगली और जुडिकली एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी नहीं, एक एंटिटी है जो लॉ ने क्रिएट करी है, एज द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम एजेंसी विच इज़ डायरेक्टर। यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो किसके थ्रू वर्क कर सकती है, डायरेक्टर के थ्रू। ठीक है, द डायरेक्टर और the director controls affairs of the company and act as agency but they are not the agent of the members of the company। जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं बट डायरेक्टर्स मेंबर्स के एजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। यानी कि जैसे हमें पता है कि अदर देन नेचुरल बर्थ की तरह प्रोसेस होता है इसका बर्थ का, ये लॉ ने क्रिएट करी होती है, तो ये किसके थ्रू वर्क करती है, डायरेक्टर की तरह थ्रू। ठीक है, और डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं। द डायरेक्टर कैन ईदर ऑन देयर ऑन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स। यानी कि डायरेक्टर या तो खुद या अपने किसी कॉमन सील के थ्रू अपनी जो कंपनी का काम होता है उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। दस अ कंपनी इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसीलिए कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इट्स आवर लास्ट पॉइंट, कॉमन सील। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज़ नॉट अ बेस्ट आउट विद अ बॉडी ऑफ नेचुरल पर्सन। जैसा कि हमें पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो वो नेचुरल पर्सन की तरह काम नहीं कर सकती। देयरफॉर इट वर्क थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वो ह्यूमन बींग्स की एजेंसी से के थ्रू काम करती है, और वो ह्यूमन एजेंसी कौन सी होती है, हमने भी पढ़ा था आर्टिफिशियल पर्सन में, डायरेक्टर्स। द कॉमन सील इज़ एन आर्टिफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कॉमन सील क्या होती है, एक स्टैम्प की तरह होता है। ठीक है, कि वो एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर होता है। जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हम कंपनी क्या करती है, उस पर एक अपना स्टैंप लगा देती है, वही क्या होता है, कॉमन सील। पढ़ते हैं, कॉमन सील इज़ आर्टिफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी का एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर होता है विच इज़ अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर। जिसको कौन कौन लगाता है, ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। यानी कि एम्प्लॉय भी और ऑफिसर भी, ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट, अपने हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, द कॉमन सील इज़ यूज्ड बाय अ कॉरपोरेशन एज द सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जो कॉमन सील होती है वो कोई भी कॉरपोरेशन यूज़ करती है एज अ सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि हमारी कंपनी इस नाम से इनकॉर्पोरेट हो रही है। ठीक है, एक हमारी अमेंडमेंट आई थी 2015 में। द अमेंडमेंट ऑफ 2015 प्रोवाइड दैट द डॉक्यूमेंट which is used to authenticated by the common seal will be required to be so done only if the company ought to have a common seal। यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है कि हमें अपने हर डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी बाय द कॉमन सील अगर कंपनी ने कॉमन सील को अडॉप्ट किया है, क्योंकि कॉमन सील हमारे 2015 के अमेंडमेंट से ऑप्शनल हो गई है। हमें कॉमन सील अगर हमने ली है तभी हमें लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और उस केस में हम क्या होगा, इन अ केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर। तो ऑथराइजेशन कौन देंगे, 2 डायरेक्टर, यानी कि 2 डायरेक्टर उस पर अपना साइन करेंगे, और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, या फिर क्या, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी उसके ऊपर साइन करेंगे। ठीक है, वेन एवर द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रखा है तो। ओके गाइस, तो यही आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।